बुलेटिन में खुशामदीद। कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक हो गए हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। भारतीय मीडिया ने बताया सयाहों के ग्रुप को पहलगाम की 22 सरन वादी में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। भारतीय वजीर आजम मोदी की हिदायत पर वजीर दाखिला अमित शाह हंगामी दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए। मोदी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए उन्हें मुकम्मल तहकीकात की हिदायत की है। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सयाहों पर हमले की मजम्मत की है। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक हो गए हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। भारतीय मीडिया ने बताया सयाहों के ग्रुप को पहलगाम की 22 सरन वादी में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। भारतीय वजीर आजम मोदी की हिदायत पर वजीर दाखिला अमित शाह हंगामी दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। मोदी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए उन्हें मुकम्मल तहकीकात की हिदायत की है। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सयाहों पर हमले की मजम्मत की है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाने के वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया गया। किसी भी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। जराये का कहना है भारत सरकार ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो चिनार वादी में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला इस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। जब भी भारत में कोई बड़ा लीडर विजिट कर रहा होता है, कोई इसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है कि पाकिस्तान को, कश्मीर को और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। अमेरिका के नायब सदर भारत के दौरे पे हैं, वजीर आजम मोदी सऊदी अरब के दौरे पे हैं, तो ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है ऐसे टाइम पे एक ऐसा इवेंट स्टेज किया जाए जिसका वाज़े मकसद कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिकॉग्नाइज तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी से ताबीर किया जाए, पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, ताकि कश्मीर की जो का मुद्दा है वो अमरीका या सऊदी अरब दो तरफा सतह पे भारत से ना उठा सके। सैयद मोहम्मद अली की जानिब से भी यही तज्जिया किया गया। उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि जब भी कोई गैर मुल्की दौरे पर आता है भारत तो इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, गैर जानिबदार गैर मुल्की नशरियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। भारत की न्यूज एजेंसियों ने भी किसी ग्रुप की जिम्मेदारी कबूल न करने की खबर दी है। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीर हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, गैर जानिबदार गैर मुल्की नशरियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की है। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। भारत की न्यूज एजेंसियों ने भी किसी ग्रुप की जिम्मेदारी कबूल न करने की खबर दी। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीर हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तानी अवाम ने भी भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पर है। पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान में भी इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ने भारत का यह प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट्स हिस्सा ले रहे हैं।
واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نہروں کے معاملے پر سینٹ میں احتجاج. پیپلز پارٹی کا واک آؤٹ. شری رحمان نے خبردار کیا دیوار سے لگایا گیا تو دمادم مست کلندر ہوگا. پیپلز پارٹی کو مزاحمتی سیاست اچھی طرح آتی ہے. پانی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. صوبے میں احتجاج ہو رہا ہے, سڑکیں بند کی جا رہی ہیں. حکومت مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کر دے. ہماری بات پر کان نہیں دھرا گیا تو سینٹ سے واک آؤٹ کرنا پڑا. ہم خاص طور پر اس ایشو کو 8 مہینے سے اٹھا رہے ہیں. جون میں سینٹ میں اس پارٹی کی واٹر کمیٹی نے اسے مسترد کیا. ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو سالو کر لیں گے, گفت و شنید سے ریزالو کر لیں گے. اب تک ہی منتظر رہے کہ ایسا ہوگا. سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں, ہائی ویز بند ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا ان چیزوں سے منسلک ہے بھائی. ہمیں آپ اتنا دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست کلندر تو ہوگا. پیپلز پارٹی کو اچھی طرح ٹھوک بجا کے مزاحمتی سیاست کرنی آتی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پی پی ارکان سے اجلاس میں شرکت کی اپیل. کہا نہروں کے معاملے پر کوئی چیز بلڈوز نہیں ہو رہی. پی پی حلیف جماعت ہے, آئین کے مطابق بیٹھ کر بات ہوگی. اپوزیشن کا شور شرابہ. نہروں کے معاملے پر احتجاج. پی ٹی آئی اور جے یو آئی ارکان نے پانی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے بھی لگائے. یہ والیوم چیک کر لیجیے گا سر. وہ شاید اس لیے نہیں سننا چاہتے کہ ان کے پاس نہ پوچھنے کو کوئی سوال ہے نہ سننے کی ہمت ہے. اگر یہ اپنی سیٹس پہ جائیں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ ایوان میں تشریف لائیں. پیپلز پارٹی ہماری حلیف جماعت ہے. یہ بالکل کلیئر فیصلہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق بیٹھ کے بات ہوگی. اس معاملے میں کوئی چیز بلڈوز نہیں ہوگی. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ مشیر سیاسی امور اور مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سندھ حکومت سے باضابطہ رابطہ. یہ جو سارا معاملہ ہے اسے آئین اور قانون کے مطابق حل کیا جائے گا. پیپلز پارٹی نئی نہریں نہیں بننے دے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ڈٹ گئے. کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سندھ کے عوام میں بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے. احتجاج کرنے والے کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. منصوبہ کسی نے بھی بنایا ہو, وفاق نے ابھی تک اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ کنالز کو روکنا ہے یہ ملک کی بہتری کے لیے. میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ کنال کے پروجیکٹس کو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بننے نہیں دے گی. اللہ نہ کرے کہ ہم سمجھے کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, پھر تو ہم بھی کال دیں گے. ہر قسم کے احتجاج جانتے ہیں. ایک چیز جو کہ بنی نہیں رہی ہے, پلان تو ہے, پلان کوئی بھی بنا سکتا ہے. ان کے لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی. کیا کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. ہم دوسرے صوبے پر رائپیرین جو ہے ناخوش ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ہر قسم کی باتیں کی. پروجیکٹ جولائی سے رکا ہوا ہے, اپروول ایکنک میں نومبر سے رکا ہوا ہے. سندھ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا؟ اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اعلان ہو کہ یہ پروجیکٹ ختم. وزیر اعظم صاحب سے, میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ انگیج کریں. ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا. باقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا چیزیں درست نہیں ہیں, اس پر ہمیں جلد ایکشن لینا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے, مجھے پوری امید ہے. مراد علی شاہ کو علی امین گنڈاپور سے مختلف نظر آنا چاہیے. وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کہتی ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ صوبے کی مرکزی شاہراہ بند کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں. مراد علی شاہ کو سندھ سے زیادہ پنجاب کے کسان کی فکر ہے. پنجاب کے کسانوں کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں. کیا سندھ میں کاشتکار نہیں؟ کیا وہاں گندم کی قیمت مقرر کر دی گئی؟ کیا حکومت سندھ کے کسانوں سے گندم خرید لی؟ مراد علی شاہ اور ان کی حمایت جماعت 16 سال کی کارکردگی بتایا. پنجاب کی ترقی اور خوشحالی دو صوبوں کی حکومتوں کے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے سندھ کی سیاسی قیادت کو نہری منصوبے پر بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دے دی. رانا ثناء اللہ نے ایاز لطیف پلیجو, زین شاہ اور راشد محمود سمرو کو ٹیلی فون کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نہری منصوبے پر بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی. رانا ثناء نے کہا وزیر اعظم نہری منصوبے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے وکیل رہنما بیرسٹر سرفراز میتلو سے بھی رابطہ کیا اور دھرنا ختم کر کے راستے کھولنے کی اپیل کی.
सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर्स फंस गए। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स कहते हैं कंटेनर्स बंदरगाह ना पहुंचे तो माल खराब हो जाएगा। ऑर्डर मंसूख हुए तो एक्सपोर्टर्स के साथ साथ किसानों को भी नुकसान होगा। कराची से अंदरून सिंध और पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील भी मुतासिर हो रही है। लाड़काना और सक्खर में 800 कंटेनर फंसे हुए हैं। हुकूमत सड़कें खुलवाए। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है जानवरों से लदे ट्रैलर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। आलू के कंटेनर 250 कंटेनर स्टक हुए और ये रेफर कंटेनर है। अगर इनको प्लगिंग नहीं करेंगे तो ये आलू खराब हो जाएगा। और ये $15 लाख की वैल्यू रखता है और ये फार ईस्ट और मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स हैं। अगर हम टाइम पर डिलीवर नहीं करेंगे ये ऑर्डर्स हमारे इंडिया और दूसरे मुल्कों की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अनकरा पहुंच गए हैं। अनकरा एयरपोर्ट पर तुर्क वजीर दिफा, डिप्टी गवर्नर और दीगर हुकाम ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम तुर्क सदर एर्दोगान की दावत पर तुर्की का दौरा कर रहे हैं। इसहाकदार, अतातार और तारिक फातमी भी वफ्द के साथ शामिल हैं। वजीर आजम अपने दौरे में तुर्क सदर से हम मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। शहबाज शरीफ तुर्क सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। अल्लाह करे आप ही पोप के उम्मीदवार हों और पाकिस्तान से पहले पोप बने। सहाफी की गुफ्तगू पर कार्डिनल जोसेफ क्वेस्ट हंस पड़े। कहा पोप फ्रांस की तदफीन अगले हफ्ते होगी। इसके बाद तमाम कार्डिनल्स नए पोप का चुनाव करेंगे। मैं भी वोट डालने रोम जाऊंगा। वजीर आला हसन मुराद अली शाह पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर मसीही बरादरी से ताज़ीयत के लिए कार्डिनल हाउस पहुंचे। आंजहानी पोप फ्रांसिस को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। लग रहे आप भी उम्मीदवार बने, पाकिस्तान का पहला पोप बने। जब ये सारे रसूमात हो जाएंगे दफनाने का, नया पोप को हमने चुनना है। तमाम दुनिया के कार्डिनल्स हैं, तकरीबन 135 है, वही नए पोप को चुनेंगे। मैं भी कार्डिनल हूँ तो मुझे भी रोम जाना पड़ेगा और फिर हम वोट डालेंगे किसको इन 135 में से हम पोप बनने के लिए वोट डालेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और एक बार फिर से बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाने के वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया गया। किसी भी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। जराये का यह भी कहना है कि भारत सरकार ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो चिनार वादी में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहती है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। क्या इंडिया एक और 26/11 की तैयारी कर रहा है? मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग का ड्रामा शुरू हो चुका है। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जलील साहब। बताइएगा, भारत ने एक मरतबा फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया है। क्या एक मरतबा फिर से 26/11 की तैयारी हो रही है? जी, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसके अंदर बेशुमार काफी मासूम जाने जो हैं उनका वो दहशतगर्दी की नजर हुई है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही काबिल मुज़म्मत है ये वाकया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो दूसरी अफसोसनाक चीज़ है वो ये कि भारतीय जो मीडिया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, न सिर्फ भारतीय मीडिया का बल्कि उनके कुछ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिसकी मैं समझता हूं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अभी। और कई दफ़ा ये भी माजी में भी हुआ है कि कभी अभी वाकया ख़त्म नहीं होता कोई दहशतगर्दी का और हिंदुस्तान पाकिस्तान बगैर किसी इन्वेस्टिगेट पे किए हुए, बगैर तस्दीक किए हुए वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। ये वाकया जो सा है वो मैं समझता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान का जो वतीरा है ये कोई इतना मेरे लिए कोई इतने अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में जब पोस्टेड था तो उस वक्त भी इस किस्म के वाकयात होते थे। तो जब भी कभी वाकया कभी इस किस्म का हुआ तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे ही इल्ज़ाम लगाया। मुझे याद है कि प्रेसिडेंट क्लिंटन जब हिंदुस्तान का विजिट कर रहे थे मार्च सन 2000 में, तो उस वक्त इसी किस्म का एक वाकया मकबूजा कश्मीर में एक गांव है
जिसका नाम है छत्ती सिंहपुरा। तो वहां पर भी हुआ और वहां पर बेशुमार जो सिख फैमिलीज हैं उनकी अफराद की जानें चली गई और हिंदुस्तान ने एज यूजुअल वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बाद में जो सिख तंजीमें थीं और उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन था जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो भी सिख थे, उनकी रिपोर्ट में ये था कि ये तो हिंदुस्तान की अपनी एजेंसीज ने ही किया था इन ऑर्डर के ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट के दौरान। तो अभी भी जब एक हाई लेवल विजिट हिंदुस्तान में हो रहा है तो इस किस्म का वाकया होना ये भी उसी चीज की ही निशानदेही करता है। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और बगैर किसी सबूत के दूसरे ममालिक के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। तो जलील अब्बास जिलानी साहब, ये जो जी जी बताइए। ये जो भारतीय गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि अब वो जो क्रेडिबिलिटी है हिंदुस्तान की इस किस्म की बातों से वो काफी इरोड हुई है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान खुद मुलव्वस रहा है असैसिनेशंस में, जो कि एक दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। आपको याद होगा कि कनाडा में इन्होंने कुछ जो दहशतगर्दी के वाकयात किए जिसके अंदर भारतीय एजेंसीज मुलव्वस थी, उनका अपना हाई कमीशन मुलव्वस था, जिसके नतीजे में कैनेडियन हुकूमत ने हिंदुस्तान के जो हाई कमिश्नर थे और बाकी सीनियर अफसरान को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। इसी तरीके से अमेरिका में भी इस किस्म के वाकयात हुए जिसकी अमेरिका में भी बहुत ज्यादा तनकीद होती रही और पाकिस्तान में भी आपको मालूम है कि इन्होंने हिंदुस्तान ने असैसिनेशंस कैरी आउट की जिसका सबूत हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को पेश भी किया। तो मैं समझता हूं कि ये दहशतगर्दी एक रीजनल इशू है, इट्स एन इंटरनेशनल इशू है और बजाय इसके कि बगैर किसी सबूत के इल्जाम तराशी की जाए, बेहतर ये होगा कि ये एक डायलॉग शुरू हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, ताकि ये इस किस्म के जो हैं इल्जाम तराशी से की बजाय एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जाए। एक चीज में और बिल्कुल जलील साहब, आप बजा फरमा रहे हैं कि इनकी जो एजेंसियां हैं वो भारत की जो एजेंसियां हैं अमेरिका और कनाडा में मुलव्वस पाई गई हैं दहशतगर्दी में। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। जी जी बिल्कुल सही कहा आप। अभी कुलभूषण यादव का वाकया भी आपको याद होगा, जो भारतीय नेवी के सीनियर अफसर थे और जिनको पाकिस्तान में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था और उनका भी मकसद यही था कि किसी तरीके से बलूचिस्तान में वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी सपोर्ट की जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि ताकि पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की हरकतें की जाए। मैं सच्ची बात यह है कि मैं खामखा हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, चाहे लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास मैं न लगाता अगर मैंने वो सबूत ना देखे होते जिसके तहत हिंदुस्तान खुल्लम खुल्ला उन दहशतगर्द तंजीमों की हमायत कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रही हो या बलूचिस्तान में कर रही हो। तो इस किस्म की जो सी है, मैं समझता हूं कि उनको भी हिंदुस्तान को बाज आना चाहिए। और एक बात और जो मैंने कहनी थी कि 2019 से जो हिंदुस्तान ने वहां पर एक जुल्म सितम का एक नई दास्तान रकम की है मकबूजा कश्मीर में। अच्छा जलील साहब, हम ये देखते हैं कि जो आलमी बरादरी है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो आलमी दहशतगर्दी में भी मुलव्वस रही हैं, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता आलमी बरादरी की जानिब से। जी वो एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह यह है कि गालिबन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपनी जो सी है उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक जो प्रायोरिटीज हैं उसको सामने रखते हुए उनको मालूम तो है कि हिंदुस्तान इन सरगर्मियों में मुलव्वस है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मुलव्वस हैं, लेकिन उसका वो ओपनली पब्लिकली उसका इजहार नहीं करते। अच्छा, तो जलील अब्बास जिलानी साहब ये भी बताते चलिएगा कि आपके तजर्बे के मुताबिक इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद पाकिस्तान को किस तरह से रिएक्शन देना चाहिए?
جی ایک تو میرے خیال میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو تمام دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک تو نمبر 1 جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ہندوستان کی میڈیا کی طرف سے وہ صریحاً بے بنیاد ہیں اور اس کا جو ہے ہمارا میڈیا کو بھی جواب دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو بھارت نے اس قسم کی پہلے دہشت گردی میں ان کی جو سی انوالومنٹ رہی ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا جائے. تو میرا خیال میں وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور باقی جتنے بھی ورلڈ کیپٹلز ہیں پاکستان ہمارے جو سفراء ہیں وہ اس بات کی ضرور نشاندہی کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR نیوز.